गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन चल रहे हैं भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान में अपन चर्चा कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में इससे पहले अपने 3 वीडियो आ चुके हैं। प्रत्येक वीडियो में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अपन ने अलग अलग चर्चाएं की है। पहले वीडियो में उसके इतिहास और संगठन को देखा, दूसरे वीडियो में उसके क्षेत्राधिकार को देखा, और तीसरे वीडियो में अपन ने बात की थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे, कॉलेजियम सिस्टम की। और आज सर्वोच्च न्यायालय के बारे में ये अपना अंतिम वीडियो होगा, और इसमें अपन बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता और मास्टर ऑफ रोस्टर मामला। ये सारी बातें जो आज अपन करने जा रहे हैं, हालांकि ये ऐसी बातें हैं जो किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जा सकती है। विशेष रूप से रोस्टर ऑफ मास्टर का जो मामला है, वो मामला इतना पेचीदा रहा है और पिछले काफ़ी समय से ये मामला चर्चित भी है। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान ने किस प्रकार से सुनिश्चित की। साथ ही हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अधिकार प्राप्त है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, और यदि कोई भी बात कहीं पर भी किंतु परंतु तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं सर्वोच्च न्यायालय। आज अपन बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश। क्या सेवानिवृत्त व्यक्ति को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है? ये कहा गया है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के योग्य हो से अनुरोध कर सकता है कि वह अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करे। इसका तात्पर्य यह निकलता है कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, वो किसी भी समय ऐसे व्यक्ति से ये अनुरोध कर सकता है, वो व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय से न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुआ है या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त हुआ है। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी ध्यान रखने योग्य है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि वो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने का पात्र हो। यानी कि हमारा संविधान जिस व्यक्ति की न्यायाधीश के रूप में पात्रता सुनिश्चित करता है कि अमुक व्यक्ति या ये योग्यताएं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होनी चाहिए, वही योग्यताएं उस व्यक्ति में भी होनी चाहिए जिसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। ये केवल अस्थायी अवधि के लिए होता है। किसी समय यदि कहीं कोरम का अभाव या मामले की बहुत महत्वपूर्णता को देखते हुए सुनवाई की आवश्यकता हो, तत्काल सुनवाई की आवश्यकता हो, न्यायाधीश का पैनल नहीं बन रहा हो, पीठ नहीं बन रही हो, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जिस व्यक्ति को नियुक्त करना चाहता है उस व्यक्ति की सिफारिश से या उस व्यक्ति की सहमति से और राष्ट्रपति की सहमति से ऐसे व्यक्ति को अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। ऐसा नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति एवं राष्ट्रपति की पूर्व सहमति होने पर ही किया जा सकता है। यानी कि जब भी किसी व्यक्ति को, सेवानिवृत्त व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है तब 2 व्यक्तियों की सहमति होनी आवश्यक है। सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति और उसके बाद उस व्यक्ति की भी सहमति जिस व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। ऐसा न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित भत्ते प्राप्त करने के योग्य होता है। यानी कि ऐसे न्यायाधीश को जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है, ये न्यायाधीश वेतन और भत्ते प्राप्त नहीं करेगा जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या अन्य न्यायाधीशों को प्राप्त होता है। वो केवल उस अनिश्चित अवधि के लिए राष्ट्रपति जो भी भत्ता निर्धारित करता है, केवल वही भत्ता प्राप्त करने का पात्र होगा। याद रखिएगा, अलग से वेतन दे नहीं होगा, केवल भत्ता दे होगा, और भत्ता भी तय करने का अधिकार राष्ट्रपति को होगा। वह सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की तरह न्याय निर्णय शक्तियों एवं विशेषाधिकारों को प्राप्त करेगा। जो
विशेषाधिकार, जो शक्तियां, जो न्याय करने की शक्तियां, न्याय निर्णय करने की शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्राप्त होती है, वो ही शक्तियां सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी प्राप्त होगी। किंतु इन सब के बावजूद भी वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। याद रखिएगा कि भले ही उसको सेवानिवृत्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया गया हो, भले ही उसको भत्ते प्रदान किए जा रहे हो, भले उसको बाकी समस्त सामान्य शक्तियां भी प्राप्त हो रही हो, लेकिन किसी भी सूरत में वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। अगला है न्यायालय की प्रक्रिया। न्यायालय की प्रक्रिया से तात्पर्य है कि न्यायालय अपनी कार्यवाही किस प्रकार से संचालित करता है, न्यायालय किस प्रकार से न्यायिक निर्णय करता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है जब उसके सामने किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ न्यायालय के संचालन एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय क्या और किस प्रकार से कार्य करेगा, किस रूप में पीठों का गठन होगा, किस रूप में कौन सा मामला किस पीठ को दिया जाएगा, उस पीठ में सुनवाई करने वाले कितने न्यायाधीश होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, 9 होंगे या 11 होंगे, ये जो कुछ भी नियम है, ये नियम सर्वोच्च न्यायालय स्वयं बनाता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ये नियम बनाने से पहले भारत के राष्ट्रपति से मंजूरी प्राप्त करेगा और उसकी मंजूरी के उपरांत ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं। संवैधानिक मामलों या संदर्भों को अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है और कम से कम 5 न्यायाधीशों वाली एक खंडपीठ द्वारा तय किया जाता है। जितने भी प्रकार के संवैधानिक मामले होते हैं, यानी कि संविधान से जुड़े हुए मामले होते हैं, जहां पर संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित होता है, जहां पर संवैधानिक संशोधनों की बात होती है, जहां पर संविधान के अधीन किए गए कार्यों की बात होती है, जहां पर न्यायिक पुनरावलोकन जैसे मुद्दों की बात होती है, वहां पर कम से कम 5 न्यायाधीश ऐसे मामलों की सुनवाई करेगा। या अनुच्छेद 143 के तहत जिन मामलों को राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श के लिए सौंपा है, उन मामलों की सुनवाई भी कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा की जाएगी। यानी कि संवैधानिक मामले कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई किए जाने चाहिए। 5 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 5 से कम नहीं हो सकते। ये भी याद रखिएगा, ये संख्या हमेशा विषम में होगी, यानी 5, 7, 9, 11, क्योंकि निर्णय बहुमत से होते हैं। इसलिए अगर सम संख्या हो गई तो बहुमत में दोनों बराबर मत आने की स्थिति में समस्या हो सकती है, इसलिए विषम संख्या रखी जाती है। अन्य सभी मामले आमतौर पर 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा तय किए जाते हैं। यानी कि इसके अलावा जितने भी मामले होते हैं, संवैधानिक मामलों के अलावा जितने भी मामले होते हैं, वो मामले 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा तय किए जाते हैं। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में अन्य मामले कम से कम 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्णय किए जाते हैं। ये निर्णय खुले न्यायालय द्वारा किए जाते हैं, यानी कि न्यायालय कभी गुप्त सुनवाई नहीं करता। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त निर्णय खुले होते हैं। सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, कि यानी कि जितने भी न्यायाधीश सुनवाई कर रहे हैं उसके बहुमत से ही निर्णय होगा। यानी कि 3 न्यायाधीश है तो कम से कम 2-1 का बहुमत, 5 है तो 3-2 का कम से कम होना चाहिए। पक्ष में जिसके पक्ष में जितने होंगे वो निर्णय माना जाएगा, चाहे कैसा भी हो। लेकिन यदि अलग अलग मत होते हैं तो न्यायाधीश एक दूसरे से असहमत निर्णय या राय दे सकते हैं। लेकिन अगर अलग अलग भी निर्णय होते हैं, चूंकि मान लीजिए कि 3 न्यायाधीश सुनवाई कर रहे हैं, 2 अलग रूप में है, अलग मत रखते हैं, एक अलग मत रखता है, तो बहुमत तो 2 का हो गया। लेकिन जो एक अलग मत रखता है वो व्यक्ति यदि चाहे तो अलग निर्णय दे सकता है। लेकिन याद रखिएगा, निर्णय बहुमत वाला ही मान्य होगा, भले ही असहमत व्यक्ति ने अलग निर्णय क्यों ना दे दिया हो। बहुमत का निर्णय ही स्वीकार्य होता है। न्यायालय की स्वतंत्रता। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय, अपील का सर्वोच्च न्यायालय, नागरिकों को मौलिक अधिकारों का गारंटर और संविधान का संरक्षक। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के पास एक नहीं बल्कि कई दायित्व है। वह भारत सरकार का संघीय न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, इसके अलावा अपील का भी उच्चतम न्यायालय, यानी कि इससे ऊंचा कोई अन्य न्यायालय नहीं है या इससे ऊपर
कहीं पर भी अपील नहीं की जा सकती। अपील अंतिम रूप से सर्वोच्च न्यायालय के पास ही आती है। इसके अलावा ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक भी है और संविधान का संरक्षक भी है। और इन सब के होने के कारण से, इतनी जिम्मेदारियां होने के कारण से, संविधान की सुरक्षा और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए आवश्यक है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने आप में स्वतंत्र रहे और किसी भी एजेंसी के द्वारा, किसी भी संस्था के द्वारा उसके किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। यदि हस्तक्षेप किया जाता है तो न्यायालय स्वतंत्रता के साथ न तो कार्य कर सकता है, न निर्णय दे सकता है। अतः इसे सौंपे गए कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए इसकी स्वतंत्रता बहुत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि जो इतने मूल चीज़ें सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी गई है, इतने महत्वपूर्ण दायित्व सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है, विशेष रूप से संविधान की रक्षा और मौलिक अधिकारों की रक्षा का, सर्वोच्च न्यायालय का ये दायित्व बनता है कि इन सब को या इन सारे कर्तव्यों को प्रभावी तरीके से संपन्न करने के लिए उसके पास इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो बिना किसी बाधा के निर्णय कर सके। यह है कार्यकारी यानी कि मंत्रियों की परिषद, जिसे हम मंत्री परिषद कहते हैं या कार्यपालिका कहते हैं। यह कार्यपालिका और विधानमंडल यानी कि संसद के अतिक्रमण, दबाव और हस्तक्षेपों से मुक्त होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह निकलता है कि न तो मंत्री परिषद इसे किसी कार्य के लिए, किसी निर्णय के लिए इस पर दबाव बना सके, ना ही संसद उसको कोई कार्य करने के लिए बाध्य कर सके। बिना संसद के दबाव और बिना कार्यपालिका के दबाव से मुक्त होकर सर्वोच्च न्यायालय कार्य कर सके, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि स्वतंत्रता के साथ वो निर्णय किया जा सके और वास्तव में न्याय की, संविधानवाद की स्थापना हो सके। इसे बिना किसी डर या पक्षपात के न्याय करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। यदि वह कार्यपालिका या विधायिका यानी कि संसद के दबाव में रहेगा तो वह उचित कार्य नहीं कर पाएगा और जो उसके मौलिक दायित्व हैं, संविधान की रक्षा और मौलिक अधिकारों की रक्षा, वो कार्य करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। इसलिए इसके पास इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि बिना किसी डर के और बिना किसी पक्षपात के ये निर्णय कर सके। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के स्वतंत्र और निष्पक्ष कामकाज को सुरक्षित रखने एवं सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए हमारे संविधान ने ही संविधान में इस प्रकार के कुछ प्रावधान किए हैं जिसके आधार पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। कौन कौन से है? एक नियुक्ति का तरीका, यानी कि नियुक्ति के मामले में जो कॉलेजियम सिस्टम है उसके अनुसार कार्य होता है और इस कॉलेजियम सिस्टम में किसी भी प्रकार की घुसपैठ नहीं हो सकती। कार्यकाल की सुरक्षा, यानी कि जब तक एक व्यक्ति न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है उस पर बिना महाभियोग के किसी प्रक्रिया के हटाया नहीं जा सकता और महाभियोग की प्रक्रिया अत्यंत दुष्कर है। निश्चित सेवा शर्तें, यानी एक बार यदि व्यक्ति न्यायाधीश के रूप में चुन लिया जाता है तो उसकी जो सेवा है उसमें किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। भारत की संचित निधि से वे इनके वेतन, भत्ते और आदि जो भी वे होते हैं वो भारत की संचित निधि से होते हैं जो राष्ट्रपति के अधीन होती है। न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती, चाहे न्यायाधीश व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रकार के कार्य करते हैं, उसका कोई भी आचरण हो, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल, किसी भी सूरत में उनके आचरण पर बहस नहीं की जा सकती किसी भी संस्था के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा। यहाँ तक कि संसद में भी इस पर बहस नहीं हो सकती। सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक, यानी कि यदि सर्वोच्च न्यायालय से कोई व्यक्ति एक बार सेवानिवृत्त हो जाता है तो अन्यतर कहीं पर भी वो वकालत नहीं कर सकता। ये रोक इसलिए लगाई गई है ताकि वो अपने प्रभाव से किसी निर्णय को प्रभावित ना कर सके। अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति, यदि कोई व्यक्ति, कोई संस्था, सरकार या कोई भी व्यक्ति न्यायपालिका की अवमानना करता है तो अवमानना के मामले में दंड देने का अधिकार भी न्यायपालिका के पास है ताकि कोई अन्य इस प्रकार की जरूरत ना कर सके। अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता, यानी कि इसके जो न्यायपालिका का जो स्टाफ है, न्यायाधीश का जो व्यक्तिगत स्टाफ है वो भी कौन होगा ये भी तय करने का अधिकार न्यायपालिका को दिया गया है। इसके कार्य क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती, इसके कार्य क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है लेकिन इसके में कमी नहीं की जा सकती। संविधान इस बात की गारंटी प्रदान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय को जो अधिकार दिए गए उनमें कभी कमी नहीं की जा सकती। और सबसे महत्वपूर्ण, कार्यपालिका से इसका पूर्णतया पृथक्करण कर दिया गया, यानी कार्यपालिका का नियंत्रण न्यायपालिका के मामले में नहीं है। और इसी कारण से
सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता या न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित होती है। मास्टर ऑफ रोस्टर मामला, ये बड़ा ध्यान से समझिएगा, आजकल काफ़ी चर्चित है और विवादों में भी रहा है। मामलों की सुनवाई के लिए पीठों का गठन करना मुख्य न्यायाधीश के विशेष अधिकार को संदर्भित करता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में या राज्यों के उच्च न्यायालय में भी किस पीठ का गठन किया जाएगा, कौन सा मामला किस पीठ को सौंपा जाएगा, उस पीठ में कितने व्यक्ति होंगे, एक व्यक्ति के द्वारा, डबल बेंच के द्वारा या 3 व्यक्ति के द्वारा सुनवाई की जाएगी, यह सब कुछ तय करना भारत के मुख्य न्यायाधीश का मामला होता है और उच्च न्यायालय के संदर्भ में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मामला होता है। यानी कि मामलों की सुनवाई के लिए पीठों का गठन करना और मामले पीठों को सौंपना, पीठों को भेजना, यह तय करना मुख्य न्यायाधीश का व्यक्तिगत या विवेकाधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में भारत का मुख्य न्यायाधीश और राज्य के उच्च न्यायालय के संदर्भ में राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ऐसा कर सकता है। इसी को मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है। न्यायिक प्रशासन पर मुख्य न्यायाधीश की पूर्ण शक्ति को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में विवाद खड़ा हो गया। ये विवाद इस बात को लेकर हुआ है कि क्या पीठों का गठन करना और मामलों को पीठों को सौंपना क्या मुख्य न्यायाधीश का विवेकाधिकार है? क्या वो अपनी मर्जी से ऐसा कर सकता है कि किसी भी मामले को किसी भी पीठ को सौंप दे, किसी अलग मामले की सुनवाई के लिए अलग पीठ गठित कर दे, विशेष पीठ गठित करके भी उसको कोई मामला सौंपा जा सकता है, या एक मामला एक पीठ से लेकर दूसरी पीठ को दिया जा सकता है? क्या ये केवल और केवल मुख्य न्यायाधीश की शक्ति है? इस बात को लेकर वर्तमान में एक विवाद चल रहा है और इसी विवाद को कहा जाता है मास्टर ऑफ रोस्टर विवाद। सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार कहा है कि मुख्य न्यायाधीश रोस्टर का मास्टर होता है और वह अकेले ही न्यायालय की पीठों को गठन करने और गठित किए गए पीठों को मामले आवंटित करने का विशेषाधिकार रखता है। यह सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में यह कहा है कि मुख्य न्यायाधीश रोस्टर का मास्टर होता है, यानी कि जो पीठें गठित की जाती है उनका वो मास्टर होता है, यानी कि वो किसी भी प्रकार की पीठ गठित कर सकता है। वह अकेले ही न्यायालयों की पीठों का गठन करने, यानी कि वह इस मामले में किसी अन्य न्यायाधीश की सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं है। वो अकेला ही व्यक्ति समस्त पीठों का गठन कर सकता है और जो पीठें गठित की गई है उन पीठों को मामला आवंटित कर सकता है, विवाद आवंटित कर सकता है कि इस अमुक विवाद की सुनवाई अमुक पीठ के द्वारा की जाएगी और इस पीठ में इतने व्यक्ति शामिल होंगे। यह तय करने का अकेला अधिकार मुख्य न्यायाधीश के पास ही है और ये निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कई बार किया जा चुका है। ये क्लियर कर दिया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश हो या किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो, वे प्रशासनिक पक्ष के प्रमुख है। इसमें न्यायाधीश के समक्ष मामलों का आवंटन भी शामिल है। इसका मतलब चाहे भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए या राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की बात की जाए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का और राज्यों के संबंध में राज्यों के उच्च न्यायालय का पूरा प्रशासनिक नियंत्रण मुख्य न्यायाधीश के हाथ में होता है और प्रशासनिक नियंत्रण उसके हाथ में होने के कारण से सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश रोस्टर के मास्टर होते हैं और वो जो भी चाहे, जिस प्रकार की भी चाहे, मामले के लिए पीठ गठित कर सकते हैं और किसी भी पीठ को किसी भी प्रकार का मामला आवंटित कर सकते हैं। अतः जब तक कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मामलों का आवंटन नहीं किया जाता तब तक कोई भी न्यायाधीश स्वतः मामले नहीं ले सकता। इसका मतलब कि कौन सा मामला किसके पास जाएगा, ये निर्णय, अंतिम निर्णय मुख्य न्यायाधीश ही करेगा और वही ये तय करेगा कि किस मामले को किसको सुपुर्द किया जाएगा, किस पीठ को दिया जाएगा। और जब तक मुख्य न्यायाधीश ऐसा नहीं कर देता तब तक कोई भी न्यायाधीश अपने स्तर पर किसी भी मामले को अपने पास नहीं मंगवा सकता, न उस मामले की सुनवाई कर सकता है। यह तय करना केवल और केवल मुख्य न्यायाधीश का विवेकाधिकार है और इसी को कहा जाता है मास्टर ऑफ रोस्टर, यानी कि मुख्य न्यायाधीश ही रोस्टर का मास्टर होता है। न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने से है। यानी कि जहाँ तक न्यायिक पुनरावलोकन की बात आती है कि सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि संविधान की रक्षा करने,
संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करने और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए संविधान में जो भी प्रावधान किए गए हैं, यदि उन प्रावधानों के विपरीत कार्यपालिका या विधायिका यानी कि संसद कोई भी ऐसा कार्य करे तो संविधान के अनुकूल नहीं है, तब ऐसी स्थिति में न्यायपालिका उस कार्य को अवैध घोषित करके समाप्त कर सकती है। और ये इसलिए करती है कि इससे संविधान की रक्षा हो सके, संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा हो सके और मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके। सर्वोच्च न्यायालय की या न्यायपालिका की इसी शक्ति को कहा जाता है न्याय के पुनरावलोकन। और यदि संघीय या राज्य विधानमंडल द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है, यानी कि भारत की संसद या राज्यों की विधानसभा यदि संविधान का अतिक्रमण करती है, यानी कि संविधान ने जो उसे अधिकार सौंपे उस अधिकार से बाहर जाकर कोई कार्य करती है, या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों का निर्माण किया जाता है, यानी जो मौलिक अधिकार संविधान प्रदान करता है, या समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या करके जिन अधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता प्रदान की है उनके विरुद्ध यदि संसद या राज्य विधानमंडल कोई कार्य करता है या कोई कानून का निर्माण करता है, तो संघीय या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि अथवा संघीय राज्य प्रशासन द्वारा किए गए ऐसे प्रत्येक कार्य को सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। ऐसा प्रत्येक कार्य जो संविधान की किसी धाराओं का अतिक्रमण करता हो, ऐसा प्रत्येक कार्य जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करता हो या उसके विरुद्ध कानून का निर्माण करता हो, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा किए गए, केंद्रीय विधायिका यानी कि संसद के द्वारा किए गए, राज्य सरकार के द्वारा किए गए या राज्य विधानसभा द्वारा किए गए, वो अवैध घोषित किए जा सकते हैं। और अवैध घोषित करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को, और यदि ऐसा कार्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है तो इसको कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार यानी कि भारत का संविधान ही हमारी सर्वोच्च न्यायपालिका को यह अधिकार देता है कि किन मामलों में सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका या व्यवस्थापिका द्वारा किए गए कार्य को अवैधानिक घोषित करके समाप्त कर सकता है। अनुच्छेद 132, 131 व 132 सर्वोच्च न्यायालय को संघीय तथा राज्य सरकार द्वारा निर्मित विधियों के पुनरावलोकन का अधिकार देते हैं। सबसे पहला आधार तो यही है कि अनुच्छेद 131 और 132 ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वो संघीय और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए निर्मित किए गए कानूनों और कार्यों का अवलोकन कर सके। और यदि वो संविधान के विरुद्ध है, संविधान की सर्वोच्चता के विरुद्ध है, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका उनको अवैधानिक घोषित कर समाप्त कर सकती है। अनुच्छेद 13 व अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास ये अधिकार है अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 के तहत कि वो ये देख सके कि कोई ऐसा कार्य मौलिक अधिकारों के विरुद्ध केंद्र या राज्य सरकारों के द्वारा नहीं किया गया हो जो मौलिक अधिकारों सीमित या समाप्त करते हो। यदि ऐसा किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कार्यों को अवैधानिक घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 246 द्वारा केंद्र और राज्य के मध्य विधि निर्माण की शक्ति का विभाजन किया गया। अनुच्छेद 246 यह तय करता है कि ये विषय संघ सरकार के लिए है, ये विषय राज्य सरकार के लिए है, यानी कि संघ सूची और राज्य सूची इनमें जो विषय सौंपे गए हैं संघ सरकार को और राज्य सरकार को, यदि संघ और राज्य सरकार उनसे इतर जाकर, उनसे बाहर जाकर उनके अतिरिक्त कार्य करती है, कानूनों का निर्माण करती है, तो वो सब अवैध माने जाएंगे। यानी कि शक्ति के विभाजन का जहां उल्लंघन होता है तो वो कार्य भी अवैधानिक माने जाएंगे और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कार्यों को समाप्त कर सकता है। अनुच्छेद 254 समवर्ती सूची के विषय पर दोनों सरकारों को कानून निर्माण का अधिकार देता है। दोनों कानून परस्पर विरोधी होने पर केंद्रीय कानून प्रभावी होगा। अनुच्छेद 254 ये कहता है कि समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती। साथ ही उसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि एक ही विषय पर बनाया गया कानून केंद्र और राज्य का परस्पर विरोधी हो तो केंद्र का कानून प्रभावी माना जाएगा और इसी समय से राज्य का कानून स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, या सर्वोच्च न्यायालय भी ऐसे राज्य के कानून को समाप्त घोषित कर सकता है जो केंद्र के कानून के विरोध में होता है। अनुच्छेद 368
संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख करता है। इस प्रक्रिया के प्रयोग के बिना किया गया संशोधन अवैध माना जाएगा। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने का उल्लेख करता है। संशोधन कैसे किया जा सकता है इस बात का भी उल्लेख किया गया है। अगर कोई भी संवैधानिक संशोधन इस प्रक्रिया के अनुरूप नहीं किया गया या इस प्रक्रिया के विरुद्ध किया गया तो ऐसा प्रत्येक कार्य अवैधानिक माना जाएगा। ऐसा प्रत्येक संविधान संशोधन भी अवैधानिक माना जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय ऐसे प्रत्येक कार्य को अवैधानिक घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 132 संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को देता है। अनुच्छेद 132 कहता है कि संविधान क्या है, इसका अंतिम अधिकार, इसकी व्याख्या का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। सर्वोच्च न्यायालय जो भी कहता है वही मान्य होगा और कोई भी शक्ति इससे सर्वोच्च न्यायालय की इस बात को ठुकरा नहीं सकती। यानी कहने का तात्पर्य कि सर्वोच्च न्यायालय इसके मामले में अंतिम अधिकारी है। वो ये तय करता है कि संविधान क्या है, संविधान में लिखी गई बातों का तात्पर्य क्या है, संविधान की इस बात का उल्लेख या इस बात की व्याख्या क्या है, ये सब कुछ संविधान तय करता है। और यदि इसके विरुद्ध में कोई कार्य हो तो सारे कार्य अवैध माने जाएंगे। तो यह है न्यायिक पुनरावलोकन और आज इसी के साथ हमारा सर्वोच्च न्यायालय समाप्त होता है। इसकी अगली कड़ी में अपन बात करेंगे राज्यों के उच्च न्यायालय के संबंध में। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर भी कोई किंतु परंतु हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन आप कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।